हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? सॉल्व्ड एग्जाम्पल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे थे एक्सरसाइज के। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ एक्सरसाइज के और क्वेश्चन देखेंगे जो हमने रिस्पेक्टिव वीडियो में कवर नहीं किए हैं, और जो ऑलरेडी पहले वीडियोस में कवर कर चुके हैं वो आप उस पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। अब क्वेश्चन 2 में सब क्वेश्चन है 5, और क्या दिया है? द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब हमें एक वेव का इक्वेशन दिया है इन एसआई यूनिट्स। क्या इक्वेशन है? y इज इक्वल टू 0.2 साइन ऑफ 4 पाई इन ब्रैकेट t बाय 0.08 माइनस एक्स अपॉन 0.8। और क्या बोला है? टू फाइंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। अब दिए हुए इक्वेशन को मैं फिर से रीराइट कर रहा हूँ। सो विच इज गिवन एज y इज इक्वल टू 0.2 इंटू साइन ऑफ। अब ये जो 4 पाई है इसे हम क्या करेंगे? ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 4 पाई डिवाइडेड बाय 0.08 टाइम्स ऑफ t माइनस 4 पाई डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू एक्स। ओके, नाउ कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन विथ आवर स्टैंडर्ड वेव का इक्वेशन। कंपेयर दिस विथ हमारा स्टैंडर्ड वेव का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब कभी कभी क्या होता है? के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखा जाएगा या ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा जाएगा। बोथ द इक्वेशंस आर इक्वली वैलिड। चलो आगे देखते हैं। अगर हम इसे कंपेयर करें तो कंपैरिजन करके हमें क्या मिल रहा है? देखिए, ए की जो वैल्यू है विच इज़ एम्पलीट्यूड, इट इज़ गिवन एज 0.2। अब ऐसा यूनिट में है तो इसका मतलब है कि पूरा इक्वेशन मीटर में रहा होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट मीटर में होगा। हम ए की वैल्यू लिखेंगे 0.2 मीटर। देन ओमेगा, देखिए ओमेगा को क्या हो, ओमेगा क्या होगा? 4 पाई अपॉन 0.08। और ये जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट है के की वैल्यू क्या होगी? 4 पाई अपॉन 0.8। तो चलो देख लो, लिख लेते हैं। आफ्टर कंपेरिजन वी गेट एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू 0.2 मीटर। ओके, देन ओमेगा is given as 4 pi upon 0.08, and we got propagation constant k which is equal to 4 pi upon 0.8। चलिए, अब हमें क्या कैलकुलेट करने को कहा है उसके हिसाब से एक एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब सबसे पहले अगर देखिए इक्वेशन में यहाँ पर, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में सबसे पहले वेवलेंथ निकालने के लिए बोली। अब वेवलेंथ कैसे निकलती है? तो हमें ना के प्रोपेगेशन कांस्टेंट के का फॉर्मूला पता है। सबसे पहले आई एम कैलकुलेटिंग वेवलेंथ। सो के इज अ प्रोपेगेशन कांस्टेंट विच इज गिवन बाय 2 पाई अपॉन लैम्बडा, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन आवर थियरी लेक्चर्स। सो नाउ लैम्बडा बिकम्स 2 पाई अपॉन के। चलो 2 पाई लिखो। के की वैल्यू क्या दी है? हमने अभी थोड़ी देर पहले कंपेयर करके पता की है, विच इज़ 4 पाई अपॉन 0.8। तो चलो लिखो 4 पाई डिवाइडेड बाय 0.8। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये जो 0.8 है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, एंड दिस बिकम्स 2 पाई 1 ज़ा 2 पाई, 2 पाई 2 ज़ा 4 पाई। सो दिस विल बी 0.8 डिवाइडेड बाय 2। सो अल्टीमेटली आंसर वुड बी 0.4। सो लैम्बडा वुड बी 0.4 मीटर। ठीक है, दिस इज अवर वेवलेंथ। फिर हमें बी कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है हमें? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। अब फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमें पता है ओमेगा हमने ऑलरेडी कंपेयर किया है। क्या है वो? 4 पाई अपॉन 0.08। तो ओमेगा को लिख लो 2 पाई एन विच इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन 0.08। नाउ इट इज़ वेरी इजी। 2 पाई 1 ज़ा 2 पाई, 2 पाई 2 ज़ा 4 पाई। देन n remains, n is equal to 2 upon 0.08। तो मैं आकर इसमें थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ, ऊपर न्यूमरेटर में लिख रहा हूँ 200 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 8 हो जाएगा, एंड द अल्टीमेट आंसर वुड बी 25। सो हाउ मच इज योर फ्रीक्वेंसी? 25 हर्ट्स। ठीक है, देन थर्ड हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है? एम्पलीट्यूड। अब वो जो है हमने जब इक्वेशन को कंपेयर किया तभी हमें पता चल गया कि एम्पलीट्यूड कितना दिया इक्वेशन के हिसाब से? इट इज़ 0.2 मीटर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो एम्पलीट्यूड आपका कितना आ जाएगा? 0.2 मीटर। ठीक है, सो इसको मैं सी मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, सी। चलेगा? ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन है। अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 350 मीटर पर सेकंड। तो गिवन है, क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी दी है एक वेव की विच इज़ 500 हर्ट्ज एंड इट इज़ ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 350 मीटर पर सेकंड। और क्या फाइंड करना है?
व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू डिस्प्लेसमेंट्स एट अ सर्टन पॉइंट एट टाइम्स 0.1 मिली सेकंड अपार्ट। मतलब टू फाइंड, हमें पहले क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि अगर इस पर्टिकुलर मान लीजिए कोई ऐसी वेव है, तो यहाँ पर अगर दो पॉइंट कितना है, दो पॉइंट में जो टाइम पीरियड है दो पॉइंट का वो है 1 मिली सेकंड। मतलब 1 मिली सेकंड इतना डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद दो पॉइंट के बीच में फेज क्या होगा, फेज का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, ये इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए मेरे पास एक वेव है, ऐसी वेव है और एक वेव यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब मान के चलो बेटा कि इस पर्टिकुलर वेव में टाइम पीरियड है टी विच इज़ लेट से 2 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से वेव चलेगी, वो 2 सेकंड के बाद अपनी एक साइकिल कंप्लीट करेगी। मतलब हाफ वेव का टाइम पीरियड कितना होगा, 1 सेकंड। ठीक है, तो 1 सेकंड में दो पॉइंट के बीच फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, पाई का आ रहा है ना, 180 डिग्री का। और जब वो पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा, मतलब टाइम पीरियड 2 सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, तब उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट में वो होगा 2 पाई का, है ना। तो जब ऐसा है कि आपको कोई भी एक पर्टिकुलर वेव दी है और ऐसे बोला है, उस वेव का फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी देकर ऐसे बोला है कि इस पर्टिकुलर वेव में कोई भी दो पॉइंट जो सेपरेटेड है कितने टाइम से, 1 मिली सेकंड टाइम से, जब वो सेपरेटेड होंगे तो उनके बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा। तो देखिए, अगर मेरे पास टी टाइम है तब फेज डिफरेंस होता है 2 पाई। तो जब मेरे पास 1 मिली सेकंड मतलब 1 इंटू 10⁻³ सेकंड का टाइम होगा, तब फेज डिफरेंस कितना होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। देखते हैं सॉल्व करके। सो फर्स्ट वी नो फेज डिफरेंस फॉर टी टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई। सो अब नेक्स्ट टाइम क्या है, हमारा नेक्स्ट टाइम दिया है 1 मिली सेकंड। 1 मिली सेकंड इज 1 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू कितना फेज डिफरेंस होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो वो आ जाएगा 2 पाई इंटू 1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई योर टाइम पीरियड टी। अब क्या टाइम पीरियड टी हमारे पास है, अभी तो हमारे पास उसकी वैल्यू नहीं दी है, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो हमें पता है टी होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आप देख पा रहे कि नहीं, यहाँ पर टी होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, सो इट मस्ट बी 1 अपॉन 500, है ना, 1 अपॉन 500 सेकंड। तो रख लो, चलो। सो फेज डिफरेंस, इसको मैं डायरेक्टली फाई लिखता हूँ, फाई इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 500। ये 500 ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 500 इज 1000, सो 1000 इंटू पाई इंटू 10⁻³ अब ये 1000 और 10⁻³ भी हट गए, तो फाई कितना आया, फाई आया पाई। ठीक है, सो पाई रेडियन का फेज डिफरेंस होगा। अब दूसरी चीज़ हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोली है, यहाँ पर बोला है what will be the smallest distance between two points which are 45 डिग्री आउट ऑफ फेज एट एन इंस्टेंस ऑफ टाइम। सो कोई एक टाइम इंस्टेंस पे फाई दिया है 45 डिग्री, तो उस समय दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है पाथ का, या फिर जो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट्स है उनके बीच में डिफरेंस कितना होगा, तो हमें x निकालना है। तो रिलेशन पता है, फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स। ये समझ में आ रहा है क्या। इस तरीके से मान लो कोई वेव है, तो कोई ऐसे दो पॉइंट्स बताइए उस पर्टिकुलर वेव में जहाँ पर फेज डिफरेंस कितना होगा, इट वुड बी 45 डिग्री। ऐसा ही पूछा है ना, तो चलो देख लेते हैं। सो फाई लिख रहा हूँ मैं 45 डिग्री, वट वो इन टर्म्स ऑफ रेडियन कितना होगा, पाई बाय 4 इंटू इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू एक्स। अब हमें क्या है, x फाइंड करना है, तो x क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो गया, तो x वुड बी इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 8। ठीक है, अब लैम्बडा कैसे निकालते हैं, तो देखिए हमें पता है v इज इक्वल टू होता है n लैम्बडा, सो लैम्बडा इज इक्वल टू v बाय n रख लेंगे। सो v इज 350 डिवाइडेड बाय n इज 500 इंटू 8। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस वुड बिकम 0.7 डिवाइडेड बाय 8 एंड योर फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर वुड बी इक्वल टू 0.0875 मीटर। ठीक है,
चलो, सो दिस इज योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन? अ साउंड वेव इन सर्टन फ्लूइड मीडियम इज रिफ्लेक्टेड एट एन ऑब्स्टेकल टू फॉर्म अ स्टैंडिंग वेव। तो मान लीजिए कोई साउंड वेव, ऐसे फिलहाल तो मैं ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में दिखा रहा हूँ, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या फॉर्म कर रही है? इस तरीके से एक स्टैंडिंग वेव फॉर्म कर रही है, ठीक है। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड इज 3.75 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड हमें पता है कितना होता है, इट इज λ/2, और λ/2 की वैल्यू दी है अगर 3.75 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है वेव की वेवलेंथ लैम्बडा कितनी होगी? 2 इंटू 3.75 एंड दैट वुड बी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, दैट इज 7.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये क्या होगी? उसकी वेवलेंथ होगी। आगे क्या बोला है? इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 1500 मीटर पर सेकंड फाइंड द फ्रीक्वेंसी। अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया है, कितना दिया है? 1500 मीटर पर सेकंड, तो हमें फ्रीक्वेंसी n पूछा है। ये तो बड़ा सिंपल सवाल है, हम जानते हैं स्पीड ऑफ वेव इज गिवन बाय v इज इक्वल टू n लैम्बडा, सो n इज इक्वल टू v अपॉन लैम्बडा। तो हमें क्या वैल्यू दी है? n इज इक्वल टू v का वैल्यू है 1500 डिवाइडेड बाय लैम्बडा है 7.5 इंटू 10⁻⁻2। इसको मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूँ 1500 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 10⁻⁻3। अब ये 10⁻⁻3 है, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? 10⁻+3, सो दिस वुड बी 1500 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाय 75। 75 वन सा 75 और ये होगा 20, सो आंसर इज 20 इंटू 10⁻3 हर्ट्स, दैट मीन्स 20 किलो हर्ट्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। बोला है इट इज़ द 12th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। टू सोर्सेस ऑफ साउंड आर सेपरेटेड बाय a distance of 4 मीटर, दे बोथ emit साउंड वेव with सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी बट दे आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेस। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम एक स्कीमेटिक डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास फर्स्ट सोर्स ऑफ साउंड है, ठीक है, और ये यहाँ पर एक सेकंड सोर्स ऑफ साउंड में ले रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 4 मीटर, और यहाँ से जो वेव बनेगी वो वेव का एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड सब सेम है, बट डिफरेंस क्या है कि दोनों वेव में 180 डिग्री का फेस शिफ्ट होने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि अगर पहले स्पीकर या पहले साउंड सोर्स से कुछ वेव गई तो इसके एग्जैक्टली अपोजिट दूसरे साउंड के सोर्स से वेव निकलेगी और बीच में क्या फॉर्म हो जाएगा? स्टेशनरी वेव फॉर्म हो जाएगा। आगे क्या बोला है? आगे बोला है एट व्हाट पॉइंट्स बिटवीन द टू सोर्सेज विल द साउंड इंटेंसिटी बी मैक्सिमम। तो हम जानते हैं अगर स्टेशनरी वेव फॉर्म हो जाएगा तो मैक्सिमम साउंड की इंटेंसिटी एंटी नोड के पॉइंट पर होते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि इन बिटवीन दिस two speakers where the antinodes are being formed and wherever there is antinode there would be the higher intensity of sound। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें जो गिवन डेटा दिया है वो क्या क्या दिया है? सबसे पहले तो दी है कि लेंथ बिटवीन टू सोर्सेज इज 4 मीटर, देन वी हैव गिवन फ्रीक्वेंसी गिवन एज 330 हर्ट्स, और एक्स्ट्रा एक इन्फॉर्मेशन दी है कि वेलोसिटी लेना है हमको साउंड की, कितनी लेना है? 330 मीटर पर सेकंड। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड v इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? हम ना लैम्बडा पता कर सकते हैं। कैसे? बिकॉज वी नो v होता है v इज इक्वल टू n लैम्बडा, सो लैम्बडा इज इक्वल टू v बाई n। v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू गिवन इज 330 मीटर पर सेकंड अपॉन जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो भी 330 हर्ट्ज है, तो ये हो गया 1 मीटर। सो लैम्बडा की क्या वैल्यू आ गई? 1 मीटर। मतलब इस दो स्पीकर के दौरान टोटल चार वेवलेंथ आएंगी। सो फर्स्ट, देन मान लीजिए सेकंड, देन दिस इज थर्ड एंड दिस इज योर फोर्थ, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्पीकर से अपोजिट डायरेक्शन में वेव्स चलने वाली है, तो इस प्रकार से क्या हो गए रे? यहाँ पर लूप्स फॉर्म हो गए। अब देखिए एक वेवलेंथ है 1 मीटर की, दिस इज 1 मीटर। सो इस तरीके से हमने टोटल 4 वेवलेंथ में इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया। अब एंटी नोड देखिए कहाँ पर बने हैं। अगर मैं किसी भी लूप की बात करूँ, यहाँ देखिए अगर ये मेरे पास कोई एक लूप है मान के चलिए, ठीक है, जहाँ पर डिस्टेंस है 1 एंड से 1 मीटर, तो ये जो पोजीशन होते हैं हाईएस्ट एम्पलीट्यूड वाले वो एंटी नोड कहलाए जाते हैं। सो फर्स्ट
इंस्टेंस फर्स्ट पॉइंट से पहला एंटीनोड कहाँ पर मिलेगा? अगर ये टोटल 1 मीटर है सो 0.25 मीटर पर मिलेगा। फिर सेकंड एंटीनोड कहाँ पर मिलेगा? तो हम जानते हैं डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव एंटीनोड इज λ/2, मतलब यहाँ से 0.5 मीटर पर दूसरा एंटीनोड मिलेगा। वैसे ही वन एंड से, मतलब इस एंड से जब मैं थर्ड लूप की तरफ बढ़ूंगा तब यहाँ पर जो मिलेगा एंटीनोड वो भी क्या होगा? 0.5 मीटर से डिस्ट्रीब्यूट होगा पहले एंटीनोड से। सो अगेन दिस वुड बी अगेन 0.5 मीटर। सो डिस्टेंस क्या हो गया? फर्स्ट इज 0.25, सेकंड वुड बी 0.75, थर्ड वुड बी 1.25 मीटर, है कि नहीं? तो इस तरीके से एक एंड से ये डिस्टेंस हम काउंट करते जाएंगे। तो चलिए मैं डिस्टेंस के लिए कोई और एक कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए पर्पल है। तो दिस इज़ फर्स्ट लोकेशन, सेकंड लोकेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट्थ। तो 8 एंटीनोड्स आर फॉर्म। अब आप देखोगे ना तो इस पर्टिकुलर केस में जो 8 एंटीनोड है तो बीच में क्या फॉर्म हो रहा है? बीच में नोड फॉर्म हो रहा है। तो बीच से भी अगर हम मेजर करें सो पहला एंटीनोड होगा 0.25 पे, सेकंड होगा 0.75 पे, थर्ड होगा 1.25, है ना, 1.25, और लास्ट वाला जो होगा वो कहाँ पे होगा? उसके रिस्पेक्टिव डिस्टेंस पर होगा। तो हम मेजर कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं लिख रहा हूँ इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम, इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम फ्रॉम मिडल एट डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कहाँ आएगा? 0.25 मीटर। देखिए ये पॉइंट मिडल वाला, ठीक है, क्योंकि इसके दोनों जगह कितने लूप आने वाले हैं? 4 लूप आएंगे। सो यहाँ से पहला जो एंटीनोड है वो कितने डिस्टेंस पर होगा? 0.25 मीटर। दूसरा कितना होगा? देखिए दो एंटीनोड के बीच का डिस्टेंस होता है 0.5। सो पहले मिडल से पहले एंटीनोड का जो डिस्टेंस था वो था 0.25। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 0.75। सो सेकंड वुड बी 0.75 मीटर, ठीक है। थर्ड क्या होगा? देखते हैं थर्ड क्या होगा। यहाँ से 0.25 देन 0.75, 0.75 प्लस 0.5 इज 1.25। सो दिस थर्ड एंटीनोड वुड बी एट 1.25 मीटर। और ये जो लास्ट वाला एंटीनोड है, ये लास्ट, ये कहाँ होगा? मिडल से ये आ जाएगा 1.25 प्लस 0.5 दैट इज 1.75 मीटर फ्रॉम मिडल। सो फोर्थ होगा 1.75 मीटर फ्रॉम मिडल। सो आपकी किताब में जब आंसर दिए तो इन्हें प्लस माइनस से रिप्रेजेंट किया है ताकि हम बता सके ये क्या हो रहे हैं? मिडल पोजीशन से माइनस और प्लस दोनों ही जगह इन पर्टिकुलर पोजीशन पर हमें एंटीनोड मिलने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Two sound waves travel at the speed of 330 meter per second if their frequencies are also identical and are equal to 540 Hz। मतलब उनकी स्पीड भी सेम है और उनका क्या है? फ्रीक्वेंसी भी सेम है। What will be the phase difference between the waves at point 3.5 meter from one source and 3 meter from the other if the sources are in phase। तो मान लीजिए ऐसी साउंड वेव चली जा रही है, ठीक है। कितनी दी है स्पीड? v इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकंड और फ्रीक्वेंसी दी है n इज इक्वल टू 540 हर्ट्स, ठीक है। और दोनों जो वेव्स है वो इन फेज है। तो इस तरीके से दो वेव्स चली आ रही है। मैं दूसरा कोई पेन यूज़ कर लेता हूँ, रेड, ठीक है। सो ये इस तरीके से दोनों वेव्स ट्रैवल कर रही है, इन फेज ट्रैवल कर रही है, ठीक है। अब मानिए कि ये जो पर्टिकुलर साउंड का सोर्स है वो ये सोर्स है, यहाँ से 3 सेंटीमीटर हो सकता है वो यहाँ तक हो, 3 सेंटीमीटर इस पॉइंट से, और दूसरे सोर्स से 3.5 सेंटीमीटर। और ये मान लीजिए यहीं पर एक दूसरा सोर्स है, ठीक है, दूसरा सोर्स है यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर तक। तो ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर। अब बोला है व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स
at point 3.5 meter from one source and 3 meter from the other. So 3 meter from one source and 3.5 meter from one source. So इनके बीच में डिस्टेंस कितना बचा है? x would be equal to 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर. सो x की वैल्यू अगर 0.5 सेंटीमीटर है तब हमें फेज डिफरेंस निकालना है. तो देखिए कैसे निकालेंगे. हमें पता है फाई इज गिवन एज 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स. सो 2 पाई अपॉन लैम्बडा है क्या हमारे पास? नहीं है, लेकिन लैम्बडा क्या होता है हमें पता है, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा है तो लैम्बडा होगा v बाई एन. तो यहाँ पर लिखते हैं v बाई एन इंटू एक्स की वैल्यू कितनी होगी 3.5 माइनस 3 दैट इज 0.5. तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 2 पाई एन अपॉन वी इंटू 0.5. चलिए लिखते हैं 2 पाई. एन की वैल्यू कितनी है? फ्रीक्वेंसी दी है 540 हर्ट्स और वेलोसिटी है 330, देन मल्टीप्लाइड बाय 0.5. सो ये फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा? देखिए 2 इंटू 0.5 इज 1. सो पाई अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? पाई इंटू 54 डिवाइडेड बाय 33. तो ये आंसर आता है पाई इंटू 1.6363. ठीक है, रेडियन. सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर. आप चाहो तो पाई की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो 3.14 इंटू 1.6363. तो आपका ये जो दूसरा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? 5.1407. ठीक है, रेडियन. सो इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 15th नंबर का क्वेश्चन है. अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड कैन प्रोड्यूस ओवरटोन्स एट फ्रीक्वेंसी 640 हर्ट्ज, 896 हर्ट्ज एंड 1152 हर्ट्ज. कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. अब जो पाइप दिया है ना, इट इज़ क्लोज्ड एट वन एंड है. ठीक है, यहाँ पर ना एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं. हमें पता है जो कोई भी पाइप क्लोज्ड एट वन एंड होता है उसमें जो हार्मोनिक्स होते हैं वो ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं. सिर्फ कौन से हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं? ऑड हार्मोनिक्स. अगर मेरे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिसको मैं एनसीपी लिखता हूँ वो अगर एन है, सो जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? N2 नहीं होगी लेकिन N3 होगी. मतलब अगर पहली एनसीपी या फिर पहली N1 है, यहाँ पर मैं मार्क करता हूँ, पहली अगर N1 है सो बाद में N3 मिलेगी, फिर N4 नहीं मिलेगी, फिर N5 मिलेगी. ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अच्छा, एक एग्जांपल ले लेते हैं. मान लीजिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है क्लोज पाइप की 10 हर्ट्स, जस्ट फॉर आवर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. सो N2 कितना होगा? 20, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं होगा तो N3 प्रेजेंट होगा एंड N3 वुड बी 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, है कि नहीं? वैसे N5 होगा 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. इस तरीके से N3 यहाँ पर होगा 30 हर्ट्स, फिर N5 प्रेजेंट होगा 50 हर्ट्स एंड देन N750 प्रेजेंट होगा 70 हर्ट्स एंड सो ऑन. अगर मैं आपसे पूछूं कि बिटवीन टू ऑड हार्मोनिक्स जो यहाँ पर प्रेजेंट है उनके बीच में कितना फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, तो मैं कह सकता हूँ देखिए 50, यहाँ पर ये जो 50 और 30 है इनके बीच में 20 का डिफरेंस है, विच इज़ नथिंग बट 2 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. है ना, 10 मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी और 20 क्या हुआ? 2 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. यहाँ पर 50 और 70 के बीच में भी देख लीजिए 2 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज अगेन 20 हर्ट्स का डिफरेंस आ रहा है. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इन केस ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड द ओवरटोन्स, जो ओवरटोन्स होते हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 2 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा. बात आ रही है समझ में? तो चलो अब हम ना हमारे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं. हमारे एग्जाम्पल में क्या दिया है? ठीक है, हमारे एग्जाम्पल में क्या दिया है? कोई एक फ्रीक्वेंसी ओवरटोन है, मान लीजिए x नंबर का कोई ओवरटोन है तो उसकी फ्रीक्वेंसी दी है 640 हर्ट्स और उसके बाद में जो ओवरटोन आएगा उस ओवरटोन में मान लीजिए nx+2 बोल रहा हूँ मैं, उसकी फ्रीक्वेंसी दी है 896 हर्ट्ज. उसके बाद में जो ओवरटोन आएगा वो होगा nx+4 विच वुड बी इक्वल टू 1152 हर्ट्ज. ठीक है, क्योंकि दो का डिफरेंस क्रिएट होते जाएगा. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 640 और 896 में डिफरेंस होगा फ्रीक्वेंसी का, तो इट वुड बी 2 टाइम्स द फंडामेंटल
फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर भी 896 और 1152 में जो डिफरेंस होगा दैट वुड ऑल्सो बी 2 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वुड बी इक्वल टू लेट्स से 896 माइनस 640। चलो करो, कितना आता है ये, दिस इज 6, दिस इज लेट्स से 5 एंड अगेन 2. So this is 256. So 2 times of fundamental frequency is equal to 256. Therefore fundamental frequency of closed pipe would be 256 divided by 2 and that would be 128 hertz. ठीक है, so कितना आंसर आ गया हमारा 128 hertz. So this is the question. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 16 नंबर। अ स्टैंडिंग वेव इज प्रोड्यूस्ड इन अ ट्यूब ओपन एट बोथ एंड। सो हमारे पास मान लीजिए कोई एक ऐसा पाइप है विच इज़ ओपन एट बोथ एंड और उसमें कहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज द, यहाँ पे देखिए गया है द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 300 हर्ट्ज, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ट्यूब। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम जानते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन ओपन पाइप इज v बाय 2 टाइम्स ऑफ l। यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड मतलब v दिया है और हमें लेंथ पता करनी है जबकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। ठीक है, सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप इज 300 हर्ट्ज एंड वेलोसिटी इज गिवन एज 340 मीटर पर सेकंड। देन वी नो एज पर फॉर्मूला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन ट्वाइस ऑफ एल, दैट इज लेंथ ऑफ द पाइप विल बी इक्वल टू v अपॉन 2 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप। तो क्या हो जाएगा, L वुड बी इक्वल टू 340 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 300। सो ये 0 0 कैंसिल हो गया, क्या बचता है 34 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, अब 34 डिवाइडेड बाय 60 करना है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, द लेंथ वुड बी इक्वल टू 0.567 मीटर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ पाइप ओपन एट बोथ एंड of length 25 सेंटीमीटर एंड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे एक पाइप है विच इज़ ओपन एट बोथ दी एंड। ठीक है, विच इज़ ओपन एट बोथ एंड। नाउ द लेंथ इज गिवन विच इज़ 25 सेंटीमीटर। सो वी नो दिस इज 0.25 मीटर, या फिर आप चाहो तो इसको 25 इंटू 10⁻⁻² मीटर के फॉर्म में भी लिख सकते हो। सो लेंथ है हमारे पास और वेलोसिटी दी है, कितनी दी है, वेलोसिटी इज 330 मीटर पर सेकंड। एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ओवरटोन वाली फ्रीक्वेंसी, सेकंड ओवरटोन वाली फ्रीक्वेंसी। तो हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप फाइंड करनी है। देन फर्स्ट ओवरटोन मतलब कौन सा हार्मोनिक्स होगा, है ना, सेकंड हार्मोनिक्स। सो N2 फाइंड करना है और फिर हमें पता करना है सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी दैट इज N3। सो थर्ड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक एंड फंडामेंटल हार्मोनिक्स या फंडामेंटल मोड पर जो फ्रीक्वेंसी होती है उन सबको फाइंड करना है। तो चलिए हम जानते हैं फॉर्मूला फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ ओपन पाइप इज NOP इज V अपॉन ट्वाइस ऑफ L। अब V अपॉन ट्वाइस ऑफ L है तो चलो लिख लेते हैं NOP दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वुड बी इक्वल टू 330 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 25 इंटू 10⁻², 10⁻² ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा 330 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 50। यहाँ से ये 0 कैंसिल हो गया, सो 33/5 इंटू 10⁻² एंड योर आंसर वुड बी इक्वल टू 660 हर्ट्ज। ठीक है, सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई है ओपन पाइप की। अब हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। In case of open pipe, first overtone is your second harmonics. So N2 is 2 times of fundamental frequency of open harmonics. So 2 into 660 is equal to 2 zeros are 0, then 6 2s are 12, then 6 2s are 12 plus 1 3. So 1320 हर्ट्ज। फिर आपको फाइंड करना है सेकंड ओवरटोन। अब सेकंड ओवरटोन क्या होगा, देखिए सेकंड ओवरटोन वुड बी 3 टाइम्स द फंडामेंटल frequency. So 3 into 660, so that is 081, so 1980 hertz. ठीक है, so this is your थर्ड ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी, सॉरी सेकंड ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी एंड दिस वाज योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 18 नंबर का, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
अ पाइप ओपन एट बोथ एंड हैज़ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 600 हर्ट्ज। मान लीजिए मेरे पास एक ओपन एंडेड पाइप है, ठीक है। अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड हैज़ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 600 हर्ट्ज, चलेगा। देन क्या कहा है आगे, द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, और एक दूसरा पाइप ले लेता हूँ मैं विच इज क्लोज्ड एट वन एंड, सो दिस इज पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, और बोला है द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड हैज़ द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। तो मुझे बताइए फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड एंड का जो पाइप होता है, दिस इज पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, उसका जो फर्स्ट ओवरटोन होगा इन केस ऑफ क्लोज पाइप, दिस वुड बी द third harmonics in case of closed pipe, so that is 3 times the fundamental frequency of closed pipe. This would be your first overtone, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो फर्स्ट ओवरटोन इज थ्राइस और थर्ड हार्मोनिक्स इन केस ऑफ क्लोज पाइप। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है 3 times द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप, ये उन्होंने कहा है हैज़ द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। अब ओपन पाइप के केस में फर्स्ट ओवरटोन क्या होगा, first overtone in case of open pipe is second harmonics. So second harmonics is 2 times of fundamental frequency. Now ये जो दो केसेस है इन्हें का हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, क्योंकि क्या बोला है द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड हैज सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। सो 3 times ऑफ एन सी पी इज इक्वल टू 2 times ऑफ एन ओ पी। चलिए कैलकुलेट करते हैं, और आगे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, हमें कहा है हमें पाइप की लेंथ निकालनी है, हाउ लॉन्ग आर 2 pipes and we have to take velocity of sound to be 330 meter per second. So we have to show length of closed pipe कितना है and length of open pipe कितनी है, ये हमें फाइंड करनी है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया है 330 मीटर पर सेकंड। चलिए कंडीशन रखते हैं, 3 times द fundamental frequency of closed pipe is given as v by 4 times the length of closed pipe is equal to 2 into fundamental frequency in open pipe is given by v by 2 times of length of open pipe. चलिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करेंगे, v कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर 2 भी कैंसिल हो रहा है। सो हमें लेंथ ऑफ क्लोज पाइप और लेंथ ऑफ ओपन पाइप से एक रिलेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, लेंथ ऑफ ओपन पाइप डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ क्लोज पाइप विल बी इक्वल टू, कितना हो जाएगा वो, दिस इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। चलो इतना तो हमें समझ में आ गया है। अब हमें अगर लेंथ ऑफ क्लोज पाइप पता होगा तो लेंथ ऑफ ओपन पाइप निकाल सकते हैं, और लेंथ ऑफ ओपन पाइप अगर पता है तो लेंथ ऑफ क्लोज पाइप भी हम निकाल सकते हैं। चलिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ ओपन पाइप क्या होता है, मैं दूसरे कलर से यहाँ पर लिख रहा हूँ। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ ओपन पाइप इज गिवन बाय v by 2 times ऑफ l। सो लेंथ ऑफ ओपन पाइप हम निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ ओपन पाइप इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 times ऑफ fundamental frequency of open pipes. So velocity is given as 330 divided by 2 into fundamental frequency of open pipe is 600. So here 0 goes off. So 33 divided by 120, और यहाँ से मुझे लेंथ ऑफ ओपन पाइप मिलेगा, कितना आ रहा है लेंथ ऑफ ओपन पाइप, दिस इज इक्वल टू 0.275 मीटर, ठीक है। अब 0.275 मीटर ही क्या होता है, 27.5 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ ओपन पाइप इज 27.5 सेंटीमीटर, रहेगा याद। अब हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ क्लोज पाइप। हम जानते हैं हमारे पास रेशो है लेंथ ऑफ ओपन पाइप डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ क्लोज पाइप, कितना है 4/3। सो लेंथ ऑफ ओपन पाइप डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ क्लोज पाइप इज इक्वल टू 4/3. Therefore length of closed pipe would be equal to thrice the length of open pipe divided by 4. चलो लिखो 3 इंटू लेंथ ऑफ ओपन पाइप की वैल्यू कितने हैं 27.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4. 3/4 इज 0.75 मल्टीप्लाई बाय 27.5 एंड योर फाइनल आंसर वुड बी 20.625 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ क्लोज पाइप कितना मिला है 20.625 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इस तरीके से हमने जो हमारे रिमेनिंग प्रॉब्लम्स थे जो वीडियोस में कवर नहीं किए थे उन सबको यहाँ पर कवर कर लिया है। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।